Hello everyone, hi, my name is Aliza Iqbal, MBBS second professional student. So today I'm gonna telling you about the complete roadmap to 2025. मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगी आज, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, कौन सी बुक्स करना है आपको, कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, एंड कैसा टाइम टेबल रहना चाहिए आपका, कितने टेस्ट सॉल्व करने हैं आपको, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक से करने हैं, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगी आज इस वीडियो में। सो अगर आप नीट 2025 क्रैक करना चाहते हैं सो प्लीज़ ये वाले पॉइंट्स फॉलो करिए। एंड सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्लान योर डे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बिना कुछ प्लानिंग करे बस रैंडमली कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कहीं से भी। ऐसे नहीं करना है। आपको एक दिन पहले, अगर आप कल का डे प्लान कर रहे हैं तो आज रात के आप पूरा प्लान बनाएंगे कि आपको कल कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक लिस्ट बनाइए, एक आप डायरी रखिए अपने पास एंड उसमें सारे अपना लिखिए क्या आपको कल कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप कि पूरे अगर प्लान बना रहे हैं तो पूरे महीने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ एक दिन का प्लान बनाइए। इस 24 आवर्स अपना बेस्ट देइए। जब तक आपका पूरा प्लान कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप मत रुकिए। नेक्स्ट इज़ टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है जिनको, एंड कुछ होते हैं जो कि रात तक पढ़ते हैं, रात में लेट तक पढ़ते हैं। सो मैं आपको अपना रूटीन बताऊंगी आज कि मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो करती थी। आप उसी के अकॉर्डिंग रिलेट करके अपना टाइम टेबल बनाएं ऐसे और अपने टाइम को फिक्स करें। सबसे पहले तो आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करें, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। सो आई यूज़ टू वेक अप एट 9 in the morning एंड उसके बाद फ्रेश होकर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी और फिर 10 बजे से पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 10 to 2 मेरा एक स्टडी सेशन चलता था। वो मुझे सबसे प्रोडक्टिव सेक्शन लगता था सुबह से 10 के 2, क्योंकि मुझे लगता था मैं सो के उठी हूँ तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प चलेगा इस टाइम, एंड मैं उसमें जितना मैं पूरे दिन में नहीं पढ़ पाती थी उतना मैं 10 to 2 वो जो एक स्टडी सेशन चलता था उसमें कवर कर लेती थी। जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था मुझे, मेरे लिए फ़िज़िक्स टफ था, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा उसको पढ़ती थी उन 10 to 2 में। उसके बाद मैं खाना खाती थी 2 बजे से, मैं खाना खाती थी एंड एक नैप लेती थी 1 घंटे का, और फिर मैं 3:30 से फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 3:30 to 6 मेरा सेकंड स्टडी सेशन चलता था। 6 बजे के बाद फिर मैं थोड़ा ऐसे ही टाइम पास करती थी, फ़ोन चलाती थी, मम्मा के साथ छत पे जाया करती थी, एंड जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं है, आपको पूरे साल ये फॉलो करना है, वो भी कंसिस्टेंटली ये फॉलो करना है विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी गैप। फिर 7 से 10 बजे तक मेरा थर्ड स्टडी सेशन चलता था एंड उसके बाद मैं फिर से 1 घंटे का गैप लेती थी। उसमें मैं खाना खाती थी, टीवी देखती थी साथ में एंड फ़ोन चलाती थी। जो भी करना रहता था उस 1 घंटे में मैं करती थी। 11 to 1 मैं फिर से पढ़ती थी एंड फिर रात के 1 बजे मैं लेट जाती थी। फिर 1 बजे से 9 बजे तक मैं सोती थी। प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप मैं लेती थी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने मेंटल पीस को अपन को रखना है पूरे साल, क्योंकि मेहनत करनी है। इस वजह से मेंटली फिज़िकली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इसलिए स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना 8 आवर्स आप बिल्कुल सोए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। आगे जाके चाहे आप थोड़ा अपना टाइम पीरियड कम कर दें जब एग्ज़ाम पास आए, लेकिन अभी आप प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लें। तो ये मेरा प्लान था। अब आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान भी बना सकते हैं और उसी को फॉलो करिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज़, शुड आई जॉइन कोचिंग और नॉट। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कोचिंग ज्वाइन करें या फिर मतलब ऑनलाइन कोर्स कोई भी लें या फिर कोई यूट्यूब से नॉर्मली पढ़ाई करें। देखो यार, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बच्चे हो, अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो कि नहीं अगर मैंने ये सोचा है तो मैं कर लूँगा, ऐसे वाले बच्चे हो तो आप मत करिए ज्वाइन कोचिंग। यूट्यूब से भी सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपका डिसिप्लिन उसमें चाहिए। वरना आप प्लीज़ कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कोई भी उठा लो, सस्ते से सस्ता ले लो, चाहे कोई भी ले लीजिए, बट आप प्लीज़ कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लें ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाएंगी। वो टेस्ट भी लेंगे, आप DPPs भी मिल जाएंगी, क्लासेस भी लगेंगी, डाउट सेशंस भी होंगे। इसलिए आप मेरी माने तो आप प्लीज़ एक पेड कोर्स कोई भी ऑनलाइन ले लें, उससे ज़्यादा आपको ईजी पड़ जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप कोई भी टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो।
भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए फ़ोन को, डिस्ट्रैक्शंस को, रिलेशनशिप्स को। फ़ोन को भी चलाने का एक टाइम सेट करना, फालतू की रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं हो जाएगा, एंड फालतू टाइम वेस्ट मत करना। नाउ कमिंग ऑन टू द सब्जेक्ट्स, अब आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले अपन फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िक्स के लिए सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखिए, जिस भी कोचिंग में आप ज्वाइन करें हैं उस लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िज़िक्स के लिए। तो सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखिए, 2x की स्पीड में मत देखना, फिज़िक्स है बहुत ध्यान से समझना है अपन को, इसलिए नॉर्मल स्पीड पे देखना। जो जो क्वेश्चंस वो कराते चल रहे हैं उनको साथ साथ में सॉल्व करने की ट्राई करना, पॉज करके पहले सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो ऑन करना। लेक्चर के साथ साथ ही आपको नोट्स बनाना है फ़िज़िक्स के नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और किसी और के नोट्स से कुछ नहीं होने वाला। खुद के नोट्स बनाना है आपको, और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। 4 से 5 बार रिवाइज़ तो कर ही लेना उन नोट्स को किसी भी टेस्ट से पहले। उसके बाद उसी चैप्टर के 150 to 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कहाँ से करें? या तो आप किसी भी जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उनके मॉड्यूल्स से करें, या फिर आप MTG बुक ले लें, या आप ओसवाल के PYQ बुक जो आती है वो ले लें। उनमें सारे PYQs रहते हैं, पूरी एनालिसिस रहती है, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहती है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो या फिर आपके DPPs जो मिलती हैं, कोचिंग का जो भी मटेरियल मिलता है उससे सॉल्व करें, लेकिन ज़्यादा भटकना मत। जो चीज़ कर रहे हो सिर्फ उसको एक बुक बना के चलो, उसी को बार बार सॉल्व करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मुझे हल्का सा डाउट है, कन्फ्यूजन है, या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उसमें एक स्टार मार्क कर दो। और या फिर जिसमें आपको लग रहा है कि यार सॉल्व तो हो गया लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तगड़ा था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, तो उसमें भी आप स्टार मार्क कर दो। एंड या जिस भी क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो उसमें भी आप स्टार मार्क कर दो। अब क्या होगा इन स्टार मार्क क्वेश्चन से, जब आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ इन स्टार मार्क क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करोगे, जिससे क्योंकि आपको जो ऑलरेडी आते हैं ईजी क्वेश्चन जो आपने स्टार मार्क नहीं करे हैं वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं, वो थोड़ी भूलोगे अब आप। तो इन सिर्फ स्टार मार्क क्वेश्चन को अपन को पक्का करना है, बहुत अच्छे से करना है मतलब। एंड वन मोर थिंग इन फिज़िक्स कि आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है। एक पतली सी कॉपी ले लो और उसमें सारे जितने भी एक चैप्टर के फॉर्मूला हो उसमें सारे फॉर्मूला लिख लो, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। यही आपकी जो फॉर्मूला शीट है वही आपकी शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगी आगे जाके। नाउ कमिंग ऑन टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो सबसे पहले फिजिकल की जो अप्रोच रहेगी वो सेम रहेगी फिज़िक्स के जैसे, कि आपको सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाना है खुद से लेक्चर्स के, फिर उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ना है, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक फिज़िक्स, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और तभी आपसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप थरली NCERT पढ़ें, एक एक लाइन NCERT की आपकी रटी होना चाहिए, एक एक लाइन आप NCERT की पढ़ें, एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहले अच्छे से लेक्चर्स देखें, उसके बाद फिर नोट्स पढ़ें, एंड देन फिर इसमें NCERT पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। बायोलॉजी हर बच्चे की एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई स्कोप ही नहीं रहना चाहिए कि एक आध भी मार्क्स कट जाए आपका बायो में। एंड बायोलॉजी में 360 एंड 360 लाना बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही पेपर आता है। और अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो बड़ी जो कोचिंग वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाते हैं एंड बहुत हाई लेवल की बायोलॉजी पढ़ाते हैं, इसलिए आप जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे थोड़ा वो आप अपनी NCERT बुक में ही लिख लें। नाउ कम्स रिविजन। आप जितना भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप पूरे इस हफ्ते जो पढ़ रहे हो आप एक दिन बना लीजिए, आप एक संडे बना लीजिए ऐसा कि आपको उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, उस दिन सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है जो आपने पूरे 6 दिन पढ़ा है। इस रिविजन के लिए सबसे पहले आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स को अच्छे से याद करके उसके बाद फिर आपको जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो अटेम्प्ट करना है, वो अच्छे से सॉल्व करना है, बस आपका रिविजन ख़त्म। आपने नोट्स पढ़े, फॉर्मूला शीट रिवाइज करी और स्टार मार्क क्वेश्चंस करी, बस इतना इजी है रिविजन ऐसे करना है कि एग्ज़ाम तक, नीट के आते आते आपका एटलीस्ट 4 से 5 बार रिविजन हो जाए। तो आपको कुछ भी करके अपना जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट करना है, जिससे आपका जनवरी और फरवरी में फर्स्ट रिवीजन हो जाए, मार्च में आपका सेकंड रिवीजन हो जाए,
देन अप्रैल में आपका 3rd रिविज़न हो जाए, एटलीस्ट आपका 3 बार रिवाइज़ हो जाए एग्ज़ाम से पहले। टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट स्किप मत करना। अपनी जो प्रिपरेशन है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना, उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। आपको एक टारगेट सेट मिल जाता है कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है टेस्ट से पहले। जैसे आपका अगले संडे टेस्ट है और आपने पढ़ाई स्टार्ट करी अच्छे से, आप पूरा अपना बेस्ट दो। आप सोच लो कि आपका एग्ज़ाम यही है एंड उसी के थ्रू आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे फिर आपके। कब टेस्ट देना है, अब ये बात आती है, तो विदिन 15 डेज टेस्ट दो, या तो मैं तो कह रही हर हफ्ते टेस्ट दो, हर संडे को रिवीजन करो और टेस्ट दो। बस कोई काम नहीं रहना चाहिए, आपको रिवाइज करना है और टेस्ट देना है हर संडे को। या फिर अगर अभी इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्ट नहीं देने हैं तो विदिन 15 डेज तो टेस्ट देना ही है। आप टेस्ट दे तो देते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, तो टेस्ट एनालिसिस आपको ज़रूर करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे करना है, देखो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी वो सिली मिस्टेक से गलत हुआ हो वो क्वेश्चन, या तो वो आपको आता नहीं हो, पढ़ा ही नहीं हो, और आपको आता ही नहीं हो तो भाई पढ़ लेना उसको, और या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने पढ़ा हो लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाए हो उस टाइम पे। इसका मतलब ये है कि वो आपका टॉपिक वीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना फिर। अब बात आती है बैकलॉग्स की। सबका यही रोना रहता है कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, बहुत ज़्यादा आगे का कैसे पढ़ें। बैकलॉग की वजह से अपना प्रेजेंट ख़राब मत करना, जो हो गया वो हो जाने देना, उसको छोड़ देना और आगे बढ़ना, अपने प्रेजेंट के साथ चलना। सबसे पहले तो आप अपने बैकलॉग के सारे टॉपिक्स एक पेज पर लिख लेना और जब भी टाइम मिले आपको वो टॉपिक्स कवर करते चलना। ये मत करना कि बैकलॉग का पहले का नहीं हुआ है तो अभी का सब मत छोड़ के बैठ जाना। बैकलॉग्स करते जाना टाइम टू टाइम, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ। यार देखो ये लड़ाई बहुत लंबी है, आपको पूरी साल ऐसे मेहनत करना पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो इसमें आपको खुद को खुश रखना पड़ेगा, मेंटली पीसफुल माइंड होना चाहिए आपका, तब जाके आप खुश रह पाओगे और तब जाके आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसमें आप खुद को रिवॉर्ड करना मत भूलना। लाइक ऐसे प्लान बनाना कि अगर मैंने इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आए तो आई ऑर्डर पिज़्ज़ा, या अगर मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आई ऑर्डर समथिंग फॉर माई सेल्फ। ऐसे प्लान बनाना, खुद को हमेशा खुश रखना। एंड या फिर अगर मैंने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो मैं आज सीरीज़ देखूंगा बैठ के या कोई मूवी देखूंगा बैठ के। तो ऐसे पीसफुल माइंड से खुद खुश रह के प्रिपरेशन करना, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, आपको बहुत आगे तक जाना है। सो दैट वॉज इट। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिए एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बताइएगा कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।